वैसे कि हमने पिछली क्लास में मूल कर्तव्यों का टॉपिक किया था। उससे पहले हमने मौलिक अधिकार किए थे। जैसे कि हमने बात की थी कि मौलिक अधिकारों के बाद हम नीति निर्देशक तत्व करने वाले हैं, पर जो हमारी कल की क्लास आई थी टाइम कम था, जिसकी वजह से हमने छोटा वीडियो बना पाए, जिसके लिए हमने आपको मूल कर्तव्य करा दिए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी मूल कर्तव्य जिस दिन हमने क्लास की थी उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है और किस भाग में रखा गया है। ठीक है, तो आज की हेडिंग रहने वाली है हमारी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो भारतीय संविधान को नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश से मिली? सबसे पहले बात ये खड़ी होती है कि नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में टॉपिक जोड़ा गया है, तो इस टॉपिक के बारे में कहीं से कहीं ना प्रेरणा तो मिली होगी ना, यानी किसी देश से मिली होगी। वह देश कौन सा है जिस देश से भारतीय जो संविधान करता थे उससे प्रेरित हुए और नीति निर्देशक तत्व को टॉपिक को जोड़ दिया? अगर हम उस देश की बात करेंगे तो वह देश रहने वाला है हमारा आयरलैंड। यानी आयरलैंड देश से भारत को नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, बात करें नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे, तो आयरलैंड से। ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए थे। बात करें नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया, तो नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया। भाग कौन सा है? भाग 4। ये जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। अगर आप लोगों ने हमारे संविधान के 22 भागों वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वह क्लास आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस भाग में कौन सा विषय है और कौन से अनुच्छेद तक है। यानी काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी आगे वाली क्लासों के लिए। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जरूर देखें भाग 22 वाली क्लास, क्योंकि वह एक इंपॉर्टेंट क्लास रहती है हमेशा। बात करें नीति निर्देशक तत्व को भाग में, तो भाग हमारा रह जाएगा 4। बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद रह जाएगा हमारा 36 से लेके 51 तक। यानी आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, आज की क्लास में हम अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक करने वाले हैं। यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या क्या चीज़ें दी गई है उन अनुच्छेदों के बारे में, वही हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है नीति निर्देशक तत्व। जैसे अभी आपके आने वाली परीक्षा बीएसटीसी ले लो, आपकी बीएसटीसी आ रहा है, रीट आ रहा है, तो रीट और बीएसटीसी में तो ये कंपलसरी है, नॉर्मल पूछ लेगा आराम से, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल तो आपके हर सब्जेक्ट में जुड़ती है और इंडियन पॉलिटी में तो नीति निर्देशक तत्व तो एक मुख्य टॉपिक रहता है। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भारत में, तो आपको भारतीय राजनीति पढ़नी पड़ेगी, और भारतीय राजनीति के लिए नीति निर्देशक तत्व एक इंपॉर्टेंट क्लास रहती है आपकी। अगर बात करें हम अनुच्छेद वाइज के अनुच्छेद पढ़ने शुरू करते हैं, तो अनुच्छेद हमारा रहने वाला है सबसे पहला 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि जो हमारे राज्य की परिभाषा है, कि राज्य की परिभाषा वही रहने वाली है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। यानी जब हमने अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा पढ़ी थी, वही परिभाषा को दोबारा दोहराता है अनुच्छेद 36। यानी कि राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अगर आपने अनुच्छेद 12 नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, अब क्लास ले सकते हैं। जैसे कि हमारा 12 से लेकर 35 तक वह हमारे मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं, तो वह आप क्लास ले सकते हैं। उसका भी पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया है। अनुच्छेद 36 राज्य की
परिभाषा वो ही है जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में, ठीक है, कि राज्य की परिभाषा वही रहने वाली है जो अनुच्छेद 12 के अंदर दी गई है। बात करें हम अगले अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 37 में क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि जो हमारा भाग 4 है वह वाद योग्य नहीं है, यानी भाग 4 पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये भाग 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 37 भाग 4 वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। बात करें अगले अनुच्छेद की, तो अगला अनुच्छेद 38 हमें कहता है कि लोक कल्याणकारी योजना एवं सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना। अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना। अनुच्छेद 38 इसके अनुसार लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोग यानी जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याणकारी योजना एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। अनुच्छेद, यहां पे मैंने अनुच्छेद डाला नहीं है, चलिए डाल देते हैं। अनुच्छेद 38 हो गई हमारा। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, ये अनुच्छेद 38 हमें कहता है। 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा वही रहने वाली है जो भाग 4 में दी गई है, सॉरी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। 37 कहता है कि भाग 4 तो वाद योग्य नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा पूछ जाएगी, ठीक है, लिए गए नहीं है। नीति तत्व जो आयरलैंड में दिए हैं वही हमने ले लिए, उनकी कॉपी कर ली, वह नहीं है। कि नीति निर्देशक तत्व का जो टॉपिक हमने जोड़ा है, उस टॉपिक को जोड़ने के लिए हमें प्रेरणा किस देश से मिली थी? तो प्रेरणा हमें आयरलैंड देश से मिली थी। नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में हमने रखा? भाग 4 में रखा। अनुच्छेद किस से कहां तक रखा? तो 36 से 51 तक रखा। ठीक है, बात करें अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद है हमारा 39। यह हमें 6 बातें बताता है। स्त्री और पुरुषों को समान वेतन, समान कार्य, ठीक है, जैसी ये 6 बातें बताएगा, जो हम 6 बातें बोर्ड पर लिख लेते हैं।
हम एक एक अनुच्छेद कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप भी टॉपिक वाइज आराम से आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अनुच्छेद 39, इसमें 6 बातों का उल्लेख है। उत प्लस लेख ना, उल्लेख है कि अनुच्छेद 39 के अंदर 6 बातों का उल्लेख किया गया है। पहली बात करें तो स्त्रियों में पुरुषों को सम्मान कार्य देना। अगर कार्य दिया है तो वेतन भी देना पड़ेगा, यानी स्त्रियों व पुरुषों को समान वेतन। क्या अगर आप स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य देंगे, पहली बात क्या है कि अगर पुरुषों को कार्य देंगे तो आपको स्त्रियों को भी देना पड़ेगा। अगर स्त्री और पुरुषों को आपने समान कार्य दिया है तो समान कार्य के लिए समान वेतन भी देना पड़ेगा। एंड दूसरी बात क्या कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन। तीसरी बात कहता है स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य क्या ध्यान रखना, स्त्रियों में पुरुषों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है कि स्त्रियों व पुरुषों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। चौथी बात कहता है बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण देना। बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण देना, यानी शुद्ध वातावरण देना, अच्छा वातावरण देना। अगर हम बच्चों को अच्छा माहौल देंगे, अच्छा वातावरण देंगे तो वह अच्छे ही बढ़ेंगे, उनका स्वभाव भी अच्छा रहेगा। अगर हम इन्हें दुराचारी माहौल में रखेंगे, बुरा वातावरण में रखेंगे तो उनकी प्रकृति बेसी हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। ठीक है। चौथी बात ये क्या कहता है, बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण देना। चौथी बात क्या है कि बच्चों को गरिमा युक्त वातावरण देना। पांचवी बात है आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण करना। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीयकरण करना। पांचवी बात क्या है कि आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण करना। बात करें छठी की तो प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना। प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है। विकेंद्रीकरण की नीति आई थी 1990 के पश्चात, यानी 1992 में। ठीक है। छठी बात क्या है, संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना। कौन से संसाधन, जो प्राकृतिक है, यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण ना हो, सॉरी करना नहीं, इसमें ना होगा कि विकेंद्रीकरण ना हो इनका। विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा। ठीक है। कि प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण ना हो, यानी जो हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं वह हमारे संघ सरकार के अधीन में होता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन में होता है। जैसे कि मान लो कोई आपका खेत या आपका घर है,
जिस पर कोई सरकार को सरकारी योजना लागू करनी है तो वह आपसे आपका घर या खेत ले सकती है। हाँ, उस कीमत के अनुसार आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। या अगर मान लो कि आपके खेत में कोई खनन किया जा रहा है, खनन के समय आपके खेत में कोई सोना चांदी या कोई बजरी या कोई कीमती मूल्यवान धातु प्राप्त हो रही है तो सरकार उसे अपने अधीन ले लेगी। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में हुई है तो आप ही के लिए है, वह नहीं, वह सरकार के अधीन है, ठीक है। ये भी इसमें कहा गया है प्राकृतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण ना हो, यानी जो प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे वह केंद्र सरकार के अधीन जाएंगे, ठीक है। यह है हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में हम दो बातें और करते हैं। अनुच्छेद आपको याद होगा कि हमने अनुच्छेद 31 नहीं किया था, ठीक है। 31 हमने पीछे रख लिया था। 31 क्यों नहीं किया था, उसकी वजह यह थी कि जो 31 अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 39 से ही जुड़ा हुआ है। जो 31 अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 39 से ही जुड़ा हुआ है। कि अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अनुच्छेद 31 ये कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों एवं अनुच्छेद 39 के अंदर विवाद होता है तो अनुच्छेद 39 को ही महत्व दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो आपके मौलिक अधिकार है उनको महत्व नहीं देंगे, अनुच्छेद 39 को ही महत्व दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 31 करते हैं। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जब अनुच्छेद 39 और मौलिक अधिकार के बीच में टकराव होने पर अनुच्छेद 39 को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? इसमें इस बात का उल्लेख है कि जब अनुच्छेद 39 और मौलिक अधिकारों के बीच में टकराव होने की स्थिति में टकराव होने की स्थिति में अनुच्छेद 39 को ही प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अनुच्छेद 39 को ही महत्व दिया जाएगा, मौलिक अधिकारों को महत्व नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद आता है? ये अनुच्छेद 31 बताता है। क्योंकि ये 39 से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने आपको ये पहले नहीं कराया था। जब मैंने सोचा था कि जब मैं 39 कराऊंगा तब करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 39 हमने समझ लिया था। अब हमने ये भी समझ लिया कि अगर मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 39 के बीच में किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है टकराव की, तो अनुच्छेद 39 की प्राथमिकता देगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 31 कहता है हमें, ठीक है। बात करें हमें एक और बात की, तो अनुच्छेद 39A अनुच्छेद 39A
अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है? अनुच्छेद 39 ये कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। यानी अगर आपको कानूनी सहायता चाहिए तो आपको उसके लिए धन यानी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है, आप वकील करना चाहते हो पर आपके पास वकील के पैसे नहीं है, तो आप जाओगे हाई कोर्ट में या जिला स्तर पर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। देखो हाई कोर्ट है वह तो राज्य तक है, सुप्रीम कोर्ट में तो केंद्र चली जाती है। छोटी सी प्रॉब्लम आने की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, अब प्रॉब्लम का हल हो गया है तो क्लास फिर से शुरू कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, अनुच्छेद 31 कर रहे थे। अनुच्छेद 31 हमने कर लिया था। बात कर रहे थे हाँ सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट का है हमारी एक ये जो है दिल्ली में है। और बात करें हाई कोर्ट की, तो अगर हाई कोर्ट हमारी एक ये कहाँ पर है? कहाँ है हाई कोर्ट? जयपुर में क्या? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, तो राजधानी में हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, तो जयपुर में होनी चाहिए हाई कोर्ट। अगर आप सोच रहे हो जयपुर में, तो ये गलत सोच रहे हो, हमारी हाई कोर्ट जोधपुर में, याद रखना। राज्य में एक हाई कोर्ट होती है, पर 2 राज्यों की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी व्यवस्था राज्य लागू करेगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 39 ए कहता है, ठीक है, कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी व्यवस्था राज्य लागू करेगा, ठीक है। कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी व्यवस्था कौन लागू करेगा? राज्य लागू करेगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद हमारा 39 ए कहता है, ठीक है। बात करें आगे करेंगे हम अनुच्छेद 40वां। हाँ, अगला है हमारा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किस बात का जिक्र करता है? बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। किसकी? अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। और ये अनुच्छेद 39 किससे प्रभावित है? तो अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है। क्या है? अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी के विचारों पर प्रभावित है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन ये किससे प्रभावित है? ये अनुच्छेद ये महात्मा गांधी से प्रभावित है, ठीक है। ये अनुच्छेद महात्मा गांधी से प्रभावित है, याद रखना। और ये आप मोस्ट लगा लीजिए। अनुच्छेद 39 और 40 काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पंचायतों के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो पंचायतों की गठन की बात अनुच्छेद 40 के अंदर की गई है।
और ये अनुच्छेद किससे प्रभावित है? तो ये महात्मा गांधी से प्रभावित है अनुच्छेद, याद रखना। किसके विचारों से प्रभावित है? महात्मा गांधी के विचारों से अनुच्छेद 40 प्रभावित है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद आगे की, अनुच्छेद रहने वाला अगर अगला है 41। अगला है हमारा अनुच्छेद 41, शिक्षा काम का अधिकार। किसका? शिक्षा व काम का अधिकार अनुच्छेद 41 कहता है। शिक्षा काम का अधिकार। अनुच्छेद 41 शिक्षा है काम का अधिकार। इसके तहत जैसे एक हमारा एक चला था, कौन सा? नरेगा। ये क्या? एक विधि अधिकार है। कौन सा? एक विधि अधिकार। विधि अधिकार है, एक विधि अधिकार है, इस अनुच्छेद तहत लिया गया। ठीक है, ये किस अनुच्छेद है? 41 के अंदर। नरेगा क्या है? नरेगा, नरेगा क्या था बताइए जरा। ये था 100 दिन के लिए काम का। ठीक है, नरेगा, नरेगा यानी नरेगा में ये महात्मा गांधी से ही प्रभावित था, महात्मा गांधी के नाम पर ही था। 2005 में लागू किया इसको। कितने? 2005 में। शुरुआत में 100 गांवों को रखा था विषय। कितने? 100 गांवों का इसमें विषय रखा था। ठीक है, और 100 दिन का इसमें काम था। नरेगा पूछ लेता है, सिर्फ इतना ही पूछेगा नरेगा लागू कब किया? तो 2005 में। बस ये बात तो आप याद रखना है कि नरेगा योजना कब लागू हुई, कब बनी? तो 2005 में थी। बस इतना ही आपसे पूछ लेगा नरेगा के बारे में। और नरेगा क्या है? एक विधि अधिकार है, यानी काम का अधिकार है इसमें। यानी प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति वह जिसको काम नहीं है या बेरोजगार है, उसको इसके अंदर रोजगार दिया जाएगा 100 दिन का। अब इसे 200 दिन कर दिया है। वर्तमान में कितने दिन है? 200 दिन। 200 दिन। जिसको काम नहीं दिया मिलेगा तो उसे बता दिया जाएगा। ठीक है, गांव में कहते हैं पटड़ी गई हुई है, पटड़ी यही है नरेगा वाली। ठीक है, ये चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2005 में। ठीक है, वर्तमान में गांव, वर्तमान में काम, काम वर्तमान में 200 दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करें अगले अनुच्छेद की, छोटा सा, महिला प्रसूति से संबंधित। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या है? महिला प्रसूति से संबंधित है। अनुच्छेद 42। महिला प्रस्तुति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 42 है। बात करें अगले की, तो अगला हमारा रहने वाला है अनुच्छेद 43। 43 अनुच्छेद ये क्या कहता है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, यानी राज्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करेगा जिससे कि जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी या मजदूरों को कार्य मिलेगा। ये मजदूरों से संबंधित है। ये रेखांकित शब्द अनुच्छेद 43A में इनका उल्लेख है, याद रखना।
और ये भी महात्मा गांधी से ही प्रभावित है, अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 की बात करें, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। जीवन निर्वाह, मजदूरी, और क्या हो गया, मजदूरों की भागीदारी, ये रेखांकित शब्द अनुच्छेद 43A में उल्लेख है, ठीक है। बात करें अगले की, तो अगला है हमारा अनुच्छेद 44, सम्मान नागरिक सहायता, यानी कॉमन सिविल कोड। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44, सम्मान नागरिक क्या हो जाएगा, व्यवस्था। ठीक है, सम्मान नागरिक सहायता लिख दो, ये तो सहायता यानी कॉमन सिविल कोड। इसमें कहा गया है जैसे विवाह, तलाक, दत्तक यानी गोद लेना जैसे विषय राज्य लागू करेगा, यानी विवाह, तलाक, गोद लेना जैसे विषय राज्य लागू करेगा, केवल और केवल गोवा में लागू है। ये बात याद रखना, कहां पे लागू है ये, केवल गोवा में लागू है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका अर्थ है विवाह, तलाक, दत्तक, गोद लेना ठीक है, गोद लेना, उत्तराधिकारी यानी वारिस जैसे विषय राज्य लागू करेगा, केवल, यहां पर लिखता हूं केवल गोवा में लागू है। ठीक है, कि जो अनुच्छेद 44 के जो विषय हैं, ये विषय अब तक सिर्फ और सिर्फ गोवा में ही लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 42 क्या है, महिला प्रस्तुति से संबंधित है। 43 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना है। 44 क्या है, समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड हो गया। इसका अर्थ है विवाह, तलाक, दंतक, उत्तराधिकारी जैसे विषय राज्य लागू करेगा, पर केवल अभी तक गोवा में ही लागू है। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 45 की।
अनुच्छेद 45 क्या कहता है ये बताइए जरा। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की देखभाल की और शिक्षा व्यवस्था राज्य लागू करेगा। देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य लागू करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 45। के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा व्यवस्था राज्य लागू करेगा। ठीक है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य लागू करेगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य लागू करेगा। इस अनुच्छेद की मूल भाषा को अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया है। इस अनुच्छेद की मूल भाषा को अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद की मूल भाषा को किसमें जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मूल भाषा को अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया, जो जीवन के लिए शिक्षा एक अंग बन गया है। एक अंग बन गया है, यानी बिना शिक्षा के आपका जीवन जीने में बहुत सी कठिनाई आएगी। अभी जिस हम सदी में चल रहे हैं, यानी 21वीं सदी में चल रहे हैं, 21वीं सदी में तो अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा है तो उसका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। याद रखना, आने वाले 10 साल के बाद जो अभी की परिस्थिति है वह समान नहीं रहने वाली है, सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं 10 साल या 15 साल पहले किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, गिने चुने के पास था स्मार्टफोन, अब प्रत्येक बच्चे के पास है। ठीक है, आने वाले 10-15 साल बाद स्मार्टफोन की भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कोई नई चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हम उससे जुड़ जाएंगे। यानी अभी तो शिक्षा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना शिक्षा के जीवन बेकार है, एक बात याद रखना। ठीक है, ये हो गया हमारे अनुच्छेद 45। बात करें अनुच्छेद अगला रहने वाला है हमारा अनुच्छेद 46। इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के शिक्षा के लिए जो व्यवस्था है वह राज्य लागू करेगा। ठीक है, आर्थिक सहायता देगा, इसमें कौन? राज्य। अनुच्छेद 46 ओबीसी, एससी, एसटी की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता राज्य देगा। ठीक है,
कि ओबीसी एससी एसटी की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता कौन देगा? राज्य देगा। ठीक है, जैसे छात्रवृत्ति संबंधित सहायता, जैसे छात्रवृत्ति दी जाती है ना आपको, छात्रवृत्ति, ठीक है, उदाहरण में लेना कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह जैसे ओबीसी एससी और एसटी के लिए है, यानी जो ओबीसी और एससी और एसटी में जो बच्चे आते हैं वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए राज्य क्या करता है? उनको आर्थिक सहायता यानी धन की सहायता देता है। जैसे कोई योजना लागू कर देता है, जैसे कौन सी योजना है? छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, ये कौन लागू करता है? ये राज्य लागू करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले तो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम, कितने हो गए हमारे? 46 हो गए हैं। 47 क्या है? पोषाहार से संबंधित है। पोषाहार स्वास्थ्य को राज्य लागू करेगा। कौन करेगा? राज्य। क्या चीज? पोषाहार और स्वास्थ्य, यानी जो खाना वाना दिया जाता है ना छोटे बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को, वह किस अनुच्छेद के अंदर आता है? वह अनुच्छेद 47 के अंदर। अनुच्छेद 47 पोषाहार और क्या है हमारे? स्वास्थ्य। ठीक है, पोषाहार व स्वास्थ्य को राज्य लागू करेगा। जैसे क्या है हमारे? आंगनवाड़ी ठीक है, आंगनवाड़ी में सुविधाएं राज्य उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार और स्वास्थ्य को राज्य लागू करेगा। ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी में सुविधा राज्य उपलब्ध कराएगा, यानी जो आंगनबाड़ी में सुविधा दी जाती है वह कौन उपलब्ध कराता है? वह राज्य उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? वह राज्य लागू कराएगा। ठीक है, फूड डे वाला, जैसे मिल्क डे, फूड डे वैसे आती है ना, ये योजना राज्य लागू करेगा। बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, तो अगला है हमारा कृषि और पशुपालन का प्रबंध। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का प्रबंध, जैसे गौ रक्षा, ऊंट की रक्षा। ठीक है, ये कौन लागू करेगा? राज्य करेगा। ऊंट क्यों गया है? देखो, गाय तो हमारी माता हो गई और ऊंट हमारी क्या है? राष्ट्रीय पशु है हमारा राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, ऊंट कहते हैं 6-7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। रहने की वजह क्या है? जो ऊंट का कुबड़ होता है ना, उसमें चिकनाई जमी होती है, वह उस चिकनाई का प्रयोग करके 6 से 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, कुबड़ में चिकनाई जो जमा होती है उस चिकनाई का प्रयोग करता है। कौन करता है? ऊंट करता है, याद रखना। अनुच्छेद 48 क्या है हमारा? कृषि और पशुपालन का प्रबंधन कौन करेगा? राज्य। जैसे गौ रक्षा, और क्या होगी हमारे? और ऊंट रक्षा भी इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है, कि कृषि और पशुपालन का प्रबंध राज्य लागू करेगा, गौ रक्षा और ऊंट की रक्षा भी इसी अनुच्छेद के तहत राज्य करेगा। ठीक है, याद रखना, ये कौन सा है? अनुच्छेद 48 में। वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं पर्यावरण
ये भी राज्य लागू करेगा, वह अनुच्छेद 48A के तहत करेगा। वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषय भी राज्य लागू करेगा, वह अनुच्छेद 48A के तहत करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 48A वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा एवं पर्यावरण विषय राज्य लागू करेगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी विषय भी राज्य लागू करेगा, वह अनुच्छेद 48A के तहत करेगा। और 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन, यानी जैसे गौ रक्षा हो गई, ऊंट रक्षा हो गई, ये भी राज्य करता है। ठीक है, आगे करें तो आगे रह जाएगा हमारा अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है, कि अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा राज्य लागू करेगा। ठीक है, पर इस पर कानून संसद बनाएगी। ये बात याद रखना कि इस पर कानून संसद बनाएगी, पर सुरक्षा राज्य लागू करेगा। राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है, जैसे हमारे जो धरोहर होती है, जैसे विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है, जैसे चित्तौड़ का किला है हमारा, ठीक है, कुंभलगढ़ का किला है, आमेर का किला है, ये हमारे राष्ट्रीय स्मारक है। जैसे लालगढ़ हो गया, ताजमहल हो गया, इनकी जो सुरक्षा है वह राज्य करेगा, पर इन पर कानून संसद बनाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा राज्य लागू करेगा, सुरक्षा राज्य लागू करेगा, पर कानून संसद बनाएगी। ठीक है, कि राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा राज्य लागू करेगा, पर कानून संसद बनाएगी। फिर है हमारा अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्याय पालिका से पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण हो गया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 तहत। फिर हमारा आता है अंतिम, कौन सा है हमारा अंतिम, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है हमारे, जैसे भारत की जो विदेश नीति है वह इसी के तहत है। अनुच्छेद 51 के तहत ही हमारे भारत की विदेश नीति तय की जाती है, याद रखना। ठीक है, विदेश नीति का आधार यही अनुच्छेद है।
अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार यही अनुच्छेद है। ठीक है, ये हो गए हमारे नीति निर्देश तत्व पूरे, यानी अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमने सारे कर लिया। और बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज क्वेश्चन है कि भारत का विदेश मंत्री कौन है। भारत का विदेश मंत्री कौन है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।